नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी विजय। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शहज़ादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोल चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती, चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता। लेकिन बहुत दिन न गुजर पाए थे, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खां नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज बनाया जो महज इशारे से चलता था। 1 सेकंड में हज़ारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसला मंदों के लिए है, उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगा, यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्य को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, आह, मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों से जरा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गया। दरबारियों में गिरोह बनने लगे, जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी, धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लादकर राजधानी को लाए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज़ बरोज बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ गया, मगर अजब फौज थी। न कोई हरबे हथियार, न तोपें। सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तुपुक के बजाय तंबूरे, सारंगियां, बेलें, सितार और ताउस थे। तोपों के धनगरज के बजाय तबले और मृदंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, आर्गन और ऑर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्ण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मूर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियां बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिलाकर उछलने लगे। फिर सब के सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में ये आवाज़ गई वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलस्म हो। मलका अपने जहाज पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाज़ों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल में करीब पहुंच गया और गाने बंद हो गए तो मलका की आंखें खुली।
जैसे किसी नशा का टूट जाना। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही लुभाने वाले गीत। हाय, वह आवाज़ें कहाँ गईं? कुछ परवाह नहीं, मेरा रात जाए, पाट जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आज़ादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुनें। सूबेदार लोचन सिंह को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलका ने आपकी जान तोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचन दास के मुकाबले में खड़ा किया। मगर बाहरी हमलावर फौज, न कहीं सवार, न कहीं प्यादे, न तोप, न बंदूक, न हरबे, न हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भाड़ों बहुरूपियों के गोल, मूर्छों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आप ताप दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीजें, झरने और बर्फिस्तानी चोटियां और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या स्टन की मंडियाँ, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियाँ, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर, काफ की परियाँ, लैपलैंड के सुमूरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलका की फौज यह नज़ारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचें उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वाले की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रिझा, कुछ लोग तीतर और बटेरों की जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्रलिखित से मंत्र मुग्ध खड़े रह गए। मलका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुली। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ गए? वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए? मेरा रात जाए, पाट जाए, लेकिन मैं वह शहर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वही सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं। हमको आज़ादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरीबियों के बगैर नहीं रह सकते। मलका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी ना होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम ना होंगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूँगी, पर उनकी मिन्नत न करूँगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो वह दुखदायी विचार भूल जाते। उन्हें अपनी जिंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलहवस खान ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और कीन खान और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। जब तक और कुमक ना आए मैं मजबूर हूँ। पर मलका की फौज या सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी न होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्जा समीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज धज कर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इत्र की शीशियाँ, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वारे, कहीं लेवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तख्ते, जब वक्त के खानपेशों से ढके हुए। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुमानी और अंगूर। कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थीं, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी, कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं।
मलका की फौज या संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा, कोई मलाई पर टूटा, किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए या नेमते मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदें करते थे, नाके रगड़ते थे, सिजदे करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा सा छा गया। बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भी इडली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, पाट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर कर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से नजात न मिलती थी। कभी कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उसके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन ना आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फर्क न आने देता था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलका की फौज क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलस्माती कैद खाने में बंद कर दिया। सेवक से स्वामी बन बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार न थे, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में न बेड़ियाँ थी, न हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंथ लेती और समझती यह भूरे भी मेरे सामने मात हैं। वह दरख्तों से पूछती मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है। मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती इतनी दौलत तुमने देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लोचनदास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे। ऐसा न हो यह शाह मसरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी मैं क्या हो गई। जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने शाह मसरूर का कहना न माना। यह उसी की सज़ा है। काश एक बार मुझे किसी तरह अस कैद से छुटकारा मिल जाए तो मैं चलकर उसके पैरों पर सिर रख देती और कहती लौंडी की ख़ता माफ़ कीजिए। मैं खून की आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पड़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। यह सोचते सोचते मलका रोने लगी कि यकायक उसने देखा सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़ा पहने खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो जाए तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँ। मलका आपका नाम? पुरुष संतोख सिंह। मलका आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोख हाँ, मेरा तो काम ही यह है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलका मैं आपके हुक्म से जौ भर भी इधर उधर न करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोष आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलका मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आजकल कहाँ है? संतोष हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ।
उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द ले चलिए, मुझे अब यहाँ एक घड़ी रहने का जी नहीं चाहता। संतोष, अच्छा तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जेवर उतार कर फेंक दो। बुलावस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ दिया है। मोटे से मोटे कपड़े जो मिल सकें पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इतर और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और या पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मलका ने शीशियों और पाउडर को तड़ाक तड़ाक पटक दिया, सोने के जेवरों को उतार कर फेंक दिया कि इतने में बुलावस खां धाड़े मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांध कर कहने लगा, दोनों जहानों की मलका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? मलका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौंदों को पैरों से ठुकरा दिया, ठीकरों के अंबार को ठोकरे मारकर बिखेर दिया। बुलावस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोष सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी, आन की आन में खाक में मिल गया। मलका, काश मुझे यह हकीकत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी तो दुश्मन हैं। संतोष, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। जो ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज़ सामने आती है। मलका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से द्रुपद और तिल्लाने के बार होने लगे, पियानो बजने लगे। मलका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा, सारे दरबार जलने लगी। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनयपूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें, कानों पर से हाथ हटाकर, वरना इस गरीब की जान पर बनाएगी। अब कभी हुजूर की शान में यह गुस्ताखी न होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा तेरी जान बख्शी, अब कभी बगावत न करना, वरना जान से हाथ धोएगा। कर्ण सिंह ने संतोष सिंह की तरह प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई, और बेतहासा गिरता पड़ता भागा। संतोष सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचन दास के पास। जो ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मलका लोचन दास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू कर दिया। लालो जमुरद की कश्तियां सामने आने लगीं, लेकिन मलका ने दोनों आंखें बंद कर ली। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिश के कहवे खाने, यह मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैर तमाशे ने देखे, उसकी जिंदगी मौत से बदतर। लेकिन मलका ने आंखें न खोली। तब लोचनदास बदहवास और घबराया हुआ, बेद के दरख्त की तरह कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बनाएगी। गुलाम की गुस्ताखियाँ माफ़ फरमाइए, अब यह बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी, लेकिन खबरदार अब सर न उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचन दास यह सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा, पीछे फिरकर न देखा। संतोष सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और रसराज के पास। वहाँ एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तस्त को जमीन पर गिरा देना। मलका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोष को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्जा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू किया। रसराज स्वादिष्ट खानों के तस्त सजा सजा कर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ करने लगा। यह पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। यह फ्रांस का सैम्पेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह मथुरा के पेड़े हैं, उन्हें खाए तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाए। लेकिन मलका ने एक हाथ से नाक बंद की और दूसरे हाथ से उन तत्वों को जमीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकरे मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थी, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्जा शमीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी,
अंग अंग टूटा हुआ आकर मलका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर, गुलामों पर रहम करें। हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उसे मुआफ़ फरमाएं। अब फिर ऐसी बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, रसराज को मैं जान से मारना चाहती हूँ, उसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोष सिंह ने मना किया, नहीं, इसे जान से न मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की ज़रूरत है। मलका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्श की, लेकिन खबरदार अब कभी उपद्रव मत करना, वरना तुम जानते नहीं। दोनों गिरते पड़ते भागे, दम के दम में नज़रों से ओझल हो गए। मलका की रियाया और फौज ने भेंटें दी। घर घर शादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ रहे। लेकिन संतोष सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद न रही। वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मलका ने संतोष सिंह से कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं और न इतनी ताकत है कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे गुलामी ताकत से छुटाया है। मैं आखिरी दम तक आपका जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चलिए। मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत जिल्लत और मुसीबत झेली, अब कभी उनके कदमों से जुदा न होंगी। संतोष सिंह, हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मलका ने हवाई जहाज़ मंगाया, पर संतोष सिंह ने कहा, वहाँ हवाई जहाज़ का गुजर नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा। मलका ने मजबूर होकर जहाज़ वापस कर दिया और अकेले अपने स्वामी को मनाने चली। वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे। कांटों से पैर छलनी हो गए। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी कितनी दूर है? संतोष, अभी बहुत दूर है। चुपचाप चली आओ, यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए। सामने एक नदी पड़ी, किश्ती पर पता न था। मलका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में चलना पड़ेगा, यहाँ किश्ती कहाँ है? मलका को डर मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आँख का धोखा था। वह रेतीली जमीन थी। सारी रात संतोष सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मलका ने रो कर कहा, अभी कितनी दूर है? मैं तो मर ही जाती हूँ। संतोष सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मलका ने हिम्मत करके फिर कदम बढ़ाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों न जाऊं, पर नाकाम न लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वह कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला। सामने एक पहाड़ नजर आया जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थीं। संतोष सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मलका ने धीरे से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थककर बैठ गई। उसे गस आ गया। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोष सिंह ने कहा, एक दफ़ा और हिम्मत करो, दिल में खुदा की याद करो। मलका ने खुदा की याद की। उसकी आंखें खुल गईं। वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली। वहाँ शुद्ध हवा में सांस लेते ही मलका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूँ तो हवा में उड़ सकती हूँ। उसने खुश होकर संतोष सिंह की तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वही था, पर चेहरा शाह मसरूर का था। मलका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोष सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मलका को वहाँ शाह मसरूर बड़े नजर आए। वही हल्का नीला कुर्ता, वही गिरे रंग की तरह। उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी। माथा तारों की तरह चमक रहा था। मलका उनके पैरों पर गिर पड़ी। शाह मसरूर ने उसे सीने से लगा लिया। तो ये थी कहानी विजय। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।